अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग नया दौर। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के मरकज़ी तर्जुमान हैं हसन रऊफ़ साहब, जिन पर आज जो है ख्वाजा सराओं ने हमला किया। एक टीवी चैनल से वो बाहर निकल रहे थे। एक मार्केट है इस्लामाबाद में जहाँ पर ये हमला हुआ। तेज़ धार वाला कोई ब्लेड किस्म का जो है वो कोई आला था जिससे उन पर हमला किया गया है। ये हमला इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुआ। ये हमला होना इस्लामाबाद जैसी जगह पर किस तरह का कानून है वहाँ पे जो भी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी क्या गलती है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आज जो है वो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए काफ़ी गरजें बरसें खूब तनकीदी नशर चलाए उन्होंने अदलिया पर और जजेस साहिबान पर। क्यों एक दफ़ा फिर से वो इस तरह से बोले हैं और अब क्या आगे होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आज जो है अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद पंजाब असम्बली ने हद तक के इज़्ज़त बिल 2024 पास कर लिया है और इसके अब क्या आज़ादी सहाफ़त पर असरात मुरतब होकर, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का शो स्टार्ट करते हैं राना साहब से। राना साहब, क्या समझते हैं आप, इस्लामाबाद की टेरिटरी में इस तरह का हमला होना, एक बड़ी पार्टी के तर्जुमान है हसन रऊफ़ साहब, उसको आप कैसे देखते हैं? ट्रांसजेंडर से जिन्होंने हमला किया है। वैसे आपस की बात है जी, गल हूँ ट्रांसजेंडर तिकर आ गई है ना, तो बेहतर सुलह ही कर ले। अगर मामला यहाँ तक आना है ना तो मेरा ख्याल है कि सुलह बनती है। दूसरी बात यह है कि मैं तो वैसे अब ट्रांसजेंडर्स को कोई इतना इजी नहीं लेता। जब से उन्होंने वो खारिया पुलिस स्टेशन पे हमला किया और एसएचओ और बाकी लोगों के साथ जो कुछ उन्होंने किया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक उभरती हुई फोर्स है ट्रांसजेंडर। और इस्लामाबाद में जहाँ कैमरे लगे हुए थे और लोग ही लोग खड़े हुए थे, उनकी मौजूदगी में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आए और जिस एतमाद के साथ और जिस सहूलत के साथ उन्होंने रऊफ़ हसन जैसे एक मैं जिसे कहना चाहिए एक डिसेंट से आदमी पे, एक धीमे लहजे के आदमी पे हमला किया, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि अब हमें तो ट्रांसजेंडर से भी डरना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में अब हालात और वाक़यात इस तरफ ही जा रहे हैं कि जी कोई आपको कर किसी बात से आपको किसी से इख्तिलाफ है तो उसका गला घोट दो, ठीक है, उसको ज़बान रोक दो। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई हम जंगल का जो माहौल बना रहे हैं ना, तो कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे जंगल में भी कुछ असूल होते हैं, जंगल के भी कुछ कानून होते हैं। जंगल में भी शेर बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन वो हाथी के साथ मामला सीधे रखता है, हाँ, ठीक है ना। उसी में ही गुलहरी भी रहती है और उसी में ही फाख्ता भी रहती है, और सब अपने अपने डोमेन में खुश रहते हैं। तो अगर हम जंगल से भी बदतर को कानून बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो फिर मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि जो ये बना रहे हैं आखिर वो इस पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। बिल्कुल सही बात। इस पाकिस्तानियों से वो क्या चाहते हैं, वह क्या करना चाह रहे हैं आप इस मुल्क के साथ। आपका एक सीनियर वजीर कानून कह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन बुरानों का शिकार है, कल उन्होंने एतराफ़ किया। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप एक ऐसा आग ही आग भड़काए जा रहे हैं, आग ही आग भड़काए जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। 35 साल सहाफत में मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे तो अपने लफ्ज़ भी तोलने पड़ेंगे, मुझे तो अब अपने एक एक लफ्ज़ के भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, रऊफ़ हसन पे जो हमला हुआ इस्लामाबाद में हुआ, तो मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला साहब को इस पे बात करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आईजी को बुलाएं, रिपोर्ट लें। मलिक साहब, अगर देखें इस्लामाबाद जैसा एरिया जहाँ पर सफारत खाने हैं, वहाँ पर पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग भी रहते हैं, अगर वहाँ पर पॉलिटिशियंस खुद सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ है? देखें, इस वक्त राने ने काफ़ी उस पर डिटेल बात कर ली है, मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें वन वर्ड आप बहुत सुनते हैं। आप हम सब का तल्लुक मीडिया से जी, गैर मुल्की सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी, वो जी ईरान से इतनी ट्रेड हम बढ़ा रहे हैं, बरतानिया से ये कर रहे हैं, तुर्की वाले हैं जी 5 बिलियन वहाँ से करेंगे, सऊदी अरब से पैसे लाएंगे। आप एक सिंपल से एक सवाल का जवाब दें। आपका कैपिटल एक आइकॉनिक वैल्यू होती है कैपिटल की। अगर आपके कैपिटल में इस तरह का वाक़या हो जाए और उसके साथ ये खबरें अभी शुरू हो गई है, मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी मोस्ट प्रॉब्ली जो इब्तदाई खबर है कि उन लोगों ने पैसे लेके ये किया है,
क्योंकि ज़ाती ये चीज़ जो इब्तदाई में जर्नलिस्टिक बात करूँ, लीगल बात तो पुलिस करेगी ना। अब हो सकता है उनकी ज़ाती किसी से दुश्मनी है, हो सकता है कोई पॉलिटिकल दुश्मनी है, हो सकता है उनको नफसियाती टॉर्चर देने की कोशिश की है, और दूसरी इसके साथ रिलेटेड चीज़ है ये आज़ादी सहावत में भी हमला है, क्योंकि ही सिटिंग नेक्स्ट टू ए टीवी चैनल, वो टीवी पे अपने प्रोग्राम करने गया है, तर्जुमान है, बोलना उसका काम है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने दुनिया की एक दस्तूर है, सरमायादार का कोई मजहब नहीं होता, जिसने पैसा कहीं पे लगाना होता है उसका सिर्फ एक मजहब होता है, वो देखता है कि इस जगह मैंने पैसा लगाना है और मुनाफा कमाना है। वो सका भाई भी आपका, वो मुसलमान हो, काफिर हो, आप शायद समझे कि मैं कुछ बड़ी सख्त बातें करूँ, पैसे का कोई दीन मान नहीं होता। अगर आपने दुनिया को ये मैसेज देना है कि यार हमारे पास आओ, हमें जॉब्स की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमने कुछ करना है, आज आपने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि आपकी एक इंतहाई पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है, स्पोक्समैन है, ये आज़ादी सहावत पे भी हमला हो गया, और वो कहीं स्टैब्लिश नहीं हो रहा उसकी पर्सनल दुश्मनी। ये मैं इब्तदाई जो जर्नलिस्टिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो ये कह रही कि उन्होंने पैसे लेके ब्लेड टाइप चीज़ है उसको ह्यूमिलिएट किया बेसिकली। अब आप देख ले जिन्होंने जिस तरफ आप रियासत को लेके जाना चाह रहे हैं, जो आप खुशहाली की बातें कर रहे हो, इसके बाद काम खड़े हैं। बिल्कुल राना साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत जो है वो अमन अमान का कंट्रोल खो रही है, कहीं ना कहीं लैग कर रही है? नहीं ये तो आप बात ही नहीं समझ रही, खो नहीं रही, वो अमन अमान को खुद दाव पे लगा रही है। समी इब्राहिम पे भी इसी तरह का एक हमला हुआ था, और बिल्कुल वही अंदाज से सारा कुछ ये हुआ है। अगर कोई खास मैसेज है तो मुझे नहीं पता कि ट्रांसजेंडर के जरिए को हम खास कोई वो है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन असल चीज़ ये है जो मलिक साहब ने भी अभी बात की कि अगर हमने इस मुल्क को ये प्रेजेंट करना है कि यहाँ पे दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी जमात के तर्जुमान की जिंदगी महफूज नहीं है, तो फिर क्या है? आम आदमी कैसे? ठीक है ना? सवाल और तो फिर यही है ना? लोग क्यों, वैसे तो आपस की बात है मलिक साहब, कल जब इसहाक डार साहब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा $20 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, तो अगर इसहाक डार साहब से वो पूछ लेता तुर्किया का वज़ीर ख़ारजा कि तुसी किथे की है अपनी इन्वेस्टमेंट, आपने दुबई में की हुई है, पता होगा, लेकिन मेरा ख्याल इखलाकन भी नहीं पूछा होगा, अंदर ही अंदर हंसते होंगे कि ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और खुद वज़ीर ख़ारजा की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है ना? अच्छा, मुझे तो रानी की ज्यादा फिक्र लगी हुई है कि ये बड़ा स्वीट आदमी है, चलते चलते लोगों से हम लोर के रहने वाले, हमारे कल्चर में अब तो ख्वाजा सर हम इस तरह में खुसरा कहते हैं, तो हम तो बड़े प्यार मोहब्बत वाले बंदे हैं। क्या हाल है, तुम कैसी हो भाई? खुदा का वास्ता है 5-6 फीट पे पास नहीं। मलिक साहब, जिस दिन से खारियां पे हमला हुआ है ना, ये असल मसला है भाई, मैं तो उन्हें खुद एक फोर्स मान गया हूँ। अच्छा, भाई वो ताकतवर लोग हैं, वो उभरती हुई फोर्स, ठीक है ना? हाँ, और वो ताकतवर लोग हैं, और देखो ना थाने पे उन्होंने हमला किया, होना ये चाहिए था कि उनको सजा मिलनी चाहिए थी, ठीक है, नहीं मिली, फिर अब ये वाला वाकया हो गया। तो कौम को भी अब ये समझना चाहिए कि भाई जो ट्रांसजेंडर हैं उनको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो मेरा लिए स्लोगन आना चाहिए, खुसरों को इज्जत दो, ये मतलब नहीं, मैं तुम्हारा घर सिर्फ वोट को इज्जत दी नहीं हमने, तो मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? खुसरों को इज्जत नहीं दे सकते? ये स्लोगन लिखो, कल हमारे पे लिखो होना चाहिए। नहीं, क्या मतलब ये कहना जैसे जमहूरियत को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, खुसरों को इज्जत। वैसे मलिक साहब आपस की बात है, हमारी जमहूरियत ट्रांसजेंडर नहीं है। नहीं यार, अब वो सिंपल खत्म हो गया, और ये इंटरनेशनल बीमारी हो गई है। अपना हमसाया, अपना जिगर पंजाब हमसारा जो वहाँ के भी खुसरे जो है वो भी PhD है उन्होंने। अच्छा, इनकी एक और बड़ी टेक्निक है, आप इनसे क्यों डरना है? इनसे डरना, ये पहला काम करते कपड़े उतार देते। अब पुलिस थाने में बैठे मैं फुटेज देख रहा था, अब आप ह्यूमनली आप मेरे से इख्तलाफ कर सकती हैं, कोई पॉलिटिकल कर सकती हैं, क्रिकेट पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है। अगर आप इमेजिन करें ह्यूमनली कि आप थाने में बैठे हैं, तो आप 5 बंदे आपके पास है, पाँचों के पाँचों कपड़े उतार दिए, और ये बड़ी खौफनाक। चलिए मलिक साहब, मेरा पता है क्या कहना है, ठीक है आपने जो कहा कि कपड़े उतार देते, खुदा का वास्ता है जमहूरियत के ना उतारें यार, वो उतर इस सिस्टम के ना उतारें यार, खुदा का वास्ता है इस सिस्टम पे कपड़े रहने दे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? इस सिस्टम को बचा लें, कपड़े। अब मैं तो ये ऑन एयर नहीं कह रहा, कहना चाह रहा, जुमला नहीं आ रहा, वो जो आप कह रहे हो। मेरा मुर्शिद आ गया, फैसल बाटा बिछाने आ गया सिस्टम, मगर ये सिस्टम को बोल दिया। नहीं राना साहब, वाकई इसके बारे में जो है प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस
इस तरह के जो नहीं, है होनी issues नहीं हो सके? चाहिए। IG मैं इस्लामाबाद आपसे को बुलाया, कह रहा उनसे हूँ, रिपोर्ट लें। मैं मतलब- आखिर कानून कहाँ इस तरह के दहशतगर्दी वाकयात भी हो सकते हैं इस तरह से openly? आपको पता है आपके सूबे में आईजी होता है, इस्लामाबाद वाह सिटी है जिसका आईजी होता है। मतलब कोई देखे ना, हमने तो अकल की तो बात ही नहीं करनी। एक ऐसा शहर जिसमें एक आईजी है, शहर का एसएसपी है, जिस पूरा एक फोर्स है। देखें लाहौर की जो पुलिस है वो पंजाब की पुलिस है, कराची का जो पुलिस वाला खड़ा है वो एक सूबे की पुलिस है। मकसद क्या था? कैपिटल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी हुकूमत के लिए बाकी शहर अहम नहीं, यार आपका एक इमेज भी होता है। कैपिटल इज योर फेस। आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का आदमी टीवी स्टेशन के आगे खड़ा है। टीवी ये खुदा ना खासा कोई ये नहीं कि किसी पहाड़ पे नामालूम मुकाम पे खड़ा है कि जहाँ चरिंदा परिंदा, एक टीवी स्टेशन के आगे खड़ा है, अपना शो करने जा रहा है, वहाँ उसको टीवी वाले रिसीव करने के लिए बैठे हैं और 5 बंदे आ रहे हैं और उसको अच्छा मलिक साहब, दूसरी बात जरा, चूंकि आप साफ़ी हैं, हम कोई इवेंट होता है तो जरा उसको देखते हैं कि उसके आगे पीछे क्या चीज़ है। जरा यू जस्ट इमेजिन कि जो मुकाम मुंतखब किया गया वो ऐसा मुकाम है जहाँ पे इसकी 100% कवरेज होनी थी। ठीक है, फिर आप कुछ लोगों को देखें कि वो उसकी वीडियो बना रहे हैं। जो पहली वीडियो आई है वो बहुत दूर के डिस्टेंस से बनी हुई वीडियो है। वेरी टेक्निकल पॉइंट, दूर से बनी हुई वीडियो है, यानी कि somebody was expecting कि अभी ऐसा होना है, जो उसने इतनी दूर से वीडियो बनाई। तैयारी पूरी। तो मेरा ख्याल है कि वो एक पहले मैं ये समझ रहा था मैसेज है सबके। ब्लेड जो उन्होंने मारा, मैं समझे शायद वो इनकी शेव करने चाह रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन वो फिर मुझे पता चला कि नहीं, शेव नहीं करना चाह रहे, वो कुछ और ही मामला है। लेकिन ये जो भी है मलिक साहब, ये एक बदतरीन बात है। इस तरह ना करें। इस जमहूरियत को अगर आपने पनपने देना है, ये पनपने देना चाहते हैं, तो जमहूरियत के नाम पे ऐसे खिलवाड़ ना करें। यार अभी हमने बात करनी है पंजाब हुकूमत ने जो आज बिल मंजूर कर दिया है और जो इस्लामाबाद में हो गया, इसका तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि खामोश रहो, चुप नहीं, बोलना नहीं है। इसके बाद अब गुफ्तगू राणा साहब, आपको याद है परवेज इलाही साहब को जो है अदालत ने कहा था कि हिफाजत में जो है वो पहुंचाया जाए, जबकि डीआईजी जो ऑपरेशन थे अब आईजी इस्लामाबाद है, तो आप उनसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो गैर जानिबदार रहे? नहीं, बहुत उन्होंने हिफाजत से पहुंचाया था। 72 साल परवेज इलाही को उन्होंने उठा के डाले में फेंका था। उस बंदे को जिसने इस सूबे की वाकई खिदमत की थी, उसको उठा के डाले में फेंका था। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद कहा था कि इनको आप मेडिकल फैसिलिटीज दें और सारा करें, तो वो ले जाके और वहां पे क्या कहते हैं कोटलखपत जेल में उन्हें फेंक दिया गया। तो वो तो खैर बहुत खिदमत करी है हमारी पुलिस, और मैं तो मोहसिन नकवी साहब से गिला कर रहा हूँ कि आप वजीर दाखिला हैं और इस्लामाबाद तो हाईली सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इतना आज़ाद फिरे। और फिर भी लिया मलिक साहब, तो उनको तो फौरन गिरफ्तार करना चाहिए था, अवाम के सामने पेश। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाला बंदा इतनी शदीद कस्टडी के बाद बावजूद टीवी पे आ जाता है अपना बयान करने के लिए, तो ये कौन लोग हैं जिनको आप पेश नहीं कर सकते? क्यों नहीं पेश कर सकते भाई आप? राणा साहब, हाँ मलिक साहब, क्या समझते हैं आप कि इस तरह से तो बहुत आसान है लोगों के लिए सियासी मुखालफिन को जो है वो पकड़ के रखना, उन पर सदोकोप करना, उनके हवाले से कोई इस तरह का इकदाम ना करना और तरक्की पाते जाना, हुकूमतों को खुश करना? देखिए इसका अभी आज ही का वाक़या ना, आज पीटीआई ने सेनेट से बाइकआउट कर दिया। मतलब पॉइंट ये है कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना। देखिए जिस तरह कहते हैं कि रोशनी एक खूबसूरती है, नेकी है, पॉजिटिव चीज़ है। जो फासले हैं, खामोशी हैं, एक दूसरे से नफरत है, ये जो सियासी नफरत की कीमत मैंने अदा करनी है, मैंने बिजली के बिलों की सूरत में करनी है, मेरे बच्चों की स्कूलिंग पे असर होना है। क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे, ये जो सियासतदान हैं इनका बुनियादी काम है कि ये असेंबली में जाके मेरी आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करे। जब आप इस तरह की ब्रुटैलिटी ले आएंगे, इस तरह का कल्चर ले आएंगे, तो फिर आप इसकी कीमत देखें ना, कहाँ अदा करें, किस जगह आप जाके कीमत। आज आप पीटीआई वालों ने एहतजाज कर दिया, फिर वो हमारे गौहर खान साहब वो गए हैं, ये पीएफ हॉस्पिटल में है, वहाँ उनकी तीमारदारी की है। जो एक और चीज़ देख रहा हूँ, इसका बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। मैं समझता हूँ, मैंने एक दिन मजाक में बात की, अभी मैं अब दुखी टोन में बात करना, मुझे लगता है कि यार ये हुकूमत, ये हमारी जो पुलिस है, ये जो इदारे इस वक्त अमन व अमान पे बैठे हैं, ये पता नहीं इमरान खान से पैसे खाते हैं, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं। यार ये जो हमदर्दी का वोट होता है ना,
आप पाकिस्तानी को इतना मतलब ह्यूमन है ना, जब आप किसी को ये तासर देना शुरू कर देंगे, फिर हमारी को मजहबी तालीमात भी ऐसी हैं कि जब हम सुनते हैं ना वहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो एक क्वालिटी भी है इस कौम में, तो हम नफसियाती तौर पे उस कमज़ोर के साथ चलते हैं। यार एक इंतहाई नफीस सा आदमी है, मैंने तस्वीरें भेजी हम लोगों को ग्रुप में देखे, मतलब मैं नहीं अफोर्ड कर सका, मुझे अच्छा नहीं लगा, देखा नहीं जाता, ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं होना लगा। चाहिए। तो इसका क्या होगा? इमरान और पॉपुलर होगा। देखें, ये सारी गेम जो सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है नामालूम अफराद, और नामालूम अफराद से हमारी तवज्जो एक ख़ास तरफ चली जाती है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर चीज़ हम एक ख़ास तरफ डालने के बजाय हम जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनका गिरेबान पकड़ें, लाइक इस्लामाबाद पुलिस, लाइक वजारत दाखिला, लाइक क्या कहते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वजीर आला, वजीर आजम। हम क्यों किसी और तरफ जाते हैं? हम क्यों किसी और तरफ इशारे करते हैं कि ये उधर से काम हुआ है? भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, नाम निहाद वटेवर जैसी भी है, तो ये नवाज शहबाज शरीफ को जवाब देना चाहिए, ये मोहसिन नकवी साहब को जवाब देना चाहिए, ये मरियम साहिबा को जवाब देना चाहिए, ये आईजी पुलिस को जवाब देना चाहिए। हमें ना इधर उधर के ड्रामों की तरफ लेके जाएं, हमें तो ये जवाब दे। पॉइंट ये हुआ ना कि चले एक इक्वालिटी, हमने नामालूम खुसरे भी अब आ गए हैं, पहले नामालूम का लफ्ज़ था, ये नहीं आज पाकिस्तान में मुझे राना से बात समझ साहब बेशक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फैसल वाबदा साहब ने जो है वो काफ़ी जो है आज घनगरज वाली जो है इज़हार ख्याल किया और सबको ही तनकीद का नशा चला दिए हैं सियासी मुखालफिन के, वो साथ मिलाते हुए कह रहे कि उनके हवाले से जो है कभी इकदाम नहीं उठाए जाते, लेकिन हम लोग कुछ कर रहे हैं तो जज साहिबान और मौज़ अदलिया जो है हमारे खिलाफ एक्शन ले लेती है। बात ये कि उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात पे भी गुस्सा चढ़ा कि जी मुझ पे प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, वो मैं देख रहा था, हमारी बहुत अच्छी एंकर हैं बतूल राजपूत, उन्होंने किसी बात पे कहा कि मुझे खातून ना कहें। अच्छा, फिर खोसा साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सरदार ना कहें। ये कहते हैं मुझे आप प्रॉक्सी ना कहें, लेकिन मेरा सिंपल सा एक सवाल है। मैं मानता हूँ कोई प्रॉक्सी नहीं, मैं मानता हूँ वाबदा साहब खुद एक आज़ाद हुए, सिर्फ मुझे ये बता दें कि उन्होंने सेनेट का इंतखाब कैसे जीता है। सिंपल एक सवाल है मेरा कि मैं मान गया कि वो खुद एक बहुत बड़े सियासतदान है, मैं मान गया कि वो पाकिस्तान के सबसे कद्दावर सियासतदान है, सिर्फ मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कोई आजाद उम्मीदवार जीता जिसे तमाम सियासी जमातों ने वोट दिया। वो कहां से हो गया? क्या हुआ अचानक? हाँ। वो चमत्कार क्या हुआ? वो क्या, उनमें क्या ऐसी रूहानी कशिश आई कि वो सारा कुछ हो गया? मैं तो बहुत शदीद गुस्सा है मुझे भी कि उन्हें प्रॉक्सी कहा गया। हाँ। लेकिन मुझे अभी तक ये वाली साइंस नहीं समझ आई। हाँ। कि वो कौन सा चमत्कार था जो वो सेनेट का इंतखाब जीत गए। हाँ। ठीक है ना, और कौन सा चमत्कार था वो जिसमें वो जनाब अली अपनी सीट खो चुके, झूठ बोला उन्होंने, सीट खो दी, उसके बाद फिर सारी चीजों की टार्जन की वापसी हुई और वो आके सेनेटर बन गए। मैं बिल्कुल सही कहता हूं, अभी अगली बात मैं फिर बाद में करूंगा कि बिल्कुल उन्हें प्रॉक्सी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दें कि वो सेनेटर कैसे बने थे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बिल्कुल। मलिक साहब, जैसे कि फैसल रज़ा आब्दी, दानिल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी वगैरह तौहीन अदालत के केस में सजाएं भुगत चुके हैं, तो ये कोई फैसल वाबदा साहब अनोखे लाडले हैं कि इनको जो है वो कोई सज़ा ना दी जाए, ये जो चाहे बोले, जो चाहे कहें? वो तो जो मैं उनकी पढ़ रहा था, डिटेल्स पढ़ रहा था, वो तो बात ही नहीं, तौहीन अदालत तो है ही नहीं। वो तो लगता है आमने सामने, वो तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। ये आप इसको तौहीन अदालत नहीं कह सकते। तौहीन अदालत होती है ना, जिस तरह आपने पहले बता दिया कि एक फिक्रा हो गया, ये तो उन्होंने पूरी 76 साल की डिटेल बता दी है। वो तो यहाँ तक बता रहे हैं कि फलां जज की बीवी ने अपनी काम करने वाले को मारा, फलां जज जो लाहौर से उसका बेटा अमेरिका जा रहा था, उसने कहा उसको प्रोटोकॉल दो। मैं कहता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी रिसर्च, कहा कि 46 साल बाद ये भुट्टो का सारा केस है। अच्छा, वो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है वाडा साहब की, मुर्शद ने इस बार ट्राई ये की है कि पॉलिटिशियन वर्सेस, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ सरकार, हमारे ये दुनिया की वहाँ रियासत है जिसके अपने इदारे आपस में लड़ते हैं। अब उन्होंने केस बनाया कि नवाज शरीफ को भी आपने नाहल किया, केस कुछ था तो पैसे आपने बेटे पे डाल दिए। इमरान की भी बात की कि रात को किस तरह आपने जज इकट्ठे कर गया, फिर बस सबका साथ दिया, नवाज शरीफ का भी साथ दिया, इमरान खान का भी साथ दिया, जुल्फ़िकार भुट्टो का भी साथ दिया। पॉइंट आप समझे क्या है? पॉइंट में जो आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो असल ट्रेजेडी ये है, वो ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा रियासती ढांचा है, वो
फ़िक्र की बजाय, मनसूबाबंदी के बजाय, पाकिस्तान को मसाइल हल करने के बजाय आमने सामने आता जा रहा है। और ये इसकी क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है कि एक पहले तो कुछ जजेस हैं, जिस तरह जस्टिस कियानी के आप रिमार्क्स ले लें, जस्टिस सत्तार के रिमार्क्स ले लें, जस्टिस अतर मिनतुल्लाह के रिमार्क्स ले लें, तो ऐसे लगता था जैसे अदलिया और स्टैब्लिशमेंट अपने सामने है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था कि आप देखते जाएं, आज क्या हो गया, अब ऐसे लग रहा है कि हमारा जो पार्लियामान, ये ही सेनेटर ना, सेनेटर क्या होता है, पार्लियामान होता है। आज आपकी पार्लियामान और आपकी अदलिया आमने सामने, तो फिर आप देख लें, जिस तरह वही बात है कि अगर आप तकसीम रहेंगे तो फिर बात फिर वही है। मेरा सफर आम आदमी है। ये जो असल क्वेश्चन मैं बार बार आपको रेज कर रहा हूँ, इसकी एक प्राइस है। ये वाडा साहब तो एयर कंडीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, हम एयर कंडीशन में टॉक शो करके चले गए। प्राइस इसकी आम आदमी ने दी। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन, इन्हीं मौज़ूआत पर मज़ीद डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज इज़हार ख्याल करते हुए फैसल वावड़ा साहब ने तहरीक इस्तेहकाक जो है वो भी जमा करा दी है। राना साहब, पूरी की पूरी FIR काट दी है जुडिशरी पर फैसल वावड़ा साहब तो ने। मुझे ना इस FIR पे ज़रा थोड़ा सा वो है, एक तो उनका सारा जोर अतर मिनल्ला साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अतर मिनल्ला साहब का जो पिछले कुछ दिनों से रिमार्क्स हैं वो ज़रा डिफरेंट किस्म के इनके। ये FIR अगर वो काट दे रहे चीफ जस्टिस के खिलाफ, फिर मुझे बड़ी खुशी होती। अगर वो ये FIR काटते हुए इस FIR में लिखते ना कि इस जुडिशरी ने एक सजा याफ्ता शख्स को उसके घर पे जाके इंसाफ दिया, उसको बायोमेट्रिक दिया, उसको तमाम मुकदमात से बरी करार दिया, उसके अहले खाना को बरी करार दिया गया, उसके रिश्तेदारों को बरी करार दिया, फिर मैं इस FIR को बहुत अच्छा समझता। या इस FIR में वो ये बताते कि कैसे एक शख्स पे 200 मुकदमात बनाए गए, और कैसे 200 मुकदमात बनाए गए, कैसे 20-20 घंटे कि उसके खिलाफ समाअत करके उसको जो है ना। आज आपको पता है दिल लतीफ़ा क्या हुआ, साइफर केस में उन्होंने पूछा जजेस साहिबान ने प्रोसिक्यूटर से कि भाई ये बताएं कि उस साइफर में लिखा हुआ क्या था। तो उसने कहा कि जी उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका चाहता है कि इमरान खान हट जाएं। तो उन्होंने कहा कि फिर वो तो बात सच हो गई, तो फिर आप चीख क्यों रहे? कहते ये ऑफिशियल सीक्रेट था। यानी आप अंदाजा करें कि हम अब बात अपनी साबित भी नहीं कर पा रहे कि असल बात क्या है। ठीक है ना, टेरियान केस का तीसरी दफा कोशिश की गई, वो भी फारग कर दिया गया। अगर वावड़ा साहब सीधी बात करते ना कि कैसे एक सियासी जमात से निशान छीना गया, अदलिया चुप रही, कैसे उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, अदलिया चुप रही, कैसे फॉर्म 45 की जगह 47 को माना गया, अदलिया आज तक फैसला नहीं कर पा रही, फिर मैं इस FIR को सही मानता। वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसल वावड़ा साहब सिर्फ एक काम करना चाह रहे हैं कि वो इदारों को आपस में टकराना चाह रहे हैं। एक इदारे को नहीं, 2-3 इदारों को आपस में टकराना चाह रहे हैं, जो एक खतरनाक बात है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नई खतरनाक चीज पैदा की जा रही है। और वावड़ा साहब से मेरी, इसका तो पीरो मुर्शद है ना मलिक के, तो मैं तो चूंकि उसका हिस्सा नहीं हूं, लड़ाई अपनी, ठीक है ना, मैं ये कहूंगा कि खुदारा इस आग को मत बढ़ाएं, इदारों को इदारों के सामने ना खड़ा करें, इसके अच्छे असरात नहीं निकलेंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल मलिक साहब, जैसे कि बात कर रहे हैं राना साहब, इतने भी जो है वो जज्बाती नहीं है फैसल वावड़ा साहब। उन्होंने जो है चीफ जस्टिस से ही तमन्ना लगा लिया, आरजू उम्मीदें लगा ली कि वो ही मुझे जस्टिस देंगे, एक बात। और दूसरी बात, अब तरीके इस्तेहकाक उन्होंने पेश कर दिए, आगे क्या होगा इसमें? देखिए वही बात है ना, आप सेनेट में ले गए एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, आपकी पसंद की बात होनी शुरू होगी ना कि एक जज मेरी पसंद का एक नहीं, तो तौहीन तो इसमें नज़र आ रहा है, एलिमेंट साफ नज़र आ रहा है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये कि हमारा जो निज़ाम है, देखिए निज़ाम का जो महवर था, ये मुझे अब बात ऐसे करते मुझे खुद लगता है जैसे मैं कोई किसी और दुनिया के लिए बातें कर रहा हूँ। ये सारे निज़ाम का महवर जो है वो आम आदमी है। उसके लिए बेहतरी के लिए हमने जस्टिस सिस्टम किस लिए लेके आए थे कि भाई आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। पार्लियामेंट किस लिए बनाई थी? आम आदमी के लिए कवानीन बनाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए रखी थी? वो आम आदमी को सर्विस देगा। वो यार ताड़ी अपनी लड़ाई नहीं मुकती हुई, मेरा तो ये आर्गूमेंट है। अब आपने जो सारी FIR काटी है, देखे जो तकलीफ से बात है, ये FIR बनती है खुद वाडा पे, पूछे क्यों? क्योंकि आप पार्लियामान है, लॉ मेकर हैं, आप 3.5 साल पाकिस्तान के फेडरल वजीर हैं। अगर आपकी अदलिया 140 नंबर पे आई है तो भाई ये आपके लिए शेम है।
मेरा पॉइंट समझ नहीं है आप। मैं जो आर्गूमेंट कह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल वो सोकनों वाला एक कल्चर बना लिया कि सामने बैठो और एक दूसरे पर जान लो। आपको जी आप कहीं तार मतलब तुम्हारा नाक बहुत लंबा है, मैं को तुम्हारे बाल बड़े लंबे हैं, तुमको तुम्हें तुम्हारा ये रंग जो तुमने पहना बड़ा भद्दा है, मैं को जो तुम्हारा रंग, यार ये रियासत है, ये कल्चर इस तरह नहीं काम चलता। अच्छा आज ही अदलिया सब पता चला है, वाडे को आज ही सारा पता लगा है कि भुट्टो के साथ भी ज्यादती हो गई, नवाज शरीफ के भी साथ ज्यादती हो गई। एक जज ने अपने बेटे के लिए प्रोटोकॉल, भाई अगर जब आप वजीर थे या आज आप सेनेटर थे तब आप कहाँ थे जब किसी जज ने लिखा हाथ कि मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दो, उसको फौरन मिसकंडक्ट में वहाँ उस पर एक्शन ले। तो हमने जो निज़ाम बना दिए ना सारा हमारा रियासती जो ढांचे की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं राणा साहब करते जाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर आपने गलती से मेरे बारे में कुछ बता दिया फिर मैं आपको आपकी 10 गलतियां बताऊंगा, ये मेरा आर्गूमेंट नहीं। और फिर मलिक साहब दूसरी बात ये कि ये वावड़ा साहब हों या गवर्नर सिंध हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, ये क्यों अचानक एक जज के रिमार्क्स के बाद बोलना शुरू हुआ? क्या बात, अगर 4-5 खुसरे इकट्ठे होकर कुछ काम कर सकते तो पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। मैं ये कि क्या रहना मतलब अजीब सी बातें करता है। मैं ना इकट्ठे होने का बहुत खतरनाक सी बात कर जाता है। अब ये कहीं पॉलिटिशियन की जेब से कोई ब्लेड शिलेड भी ना निकाल ले, मुझे तो कोई डर लगता है। 4-5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते दुनिया में। सहाफियों की जान भी उतनी कीमती है। सहाफियों की इश्यूज पे बात कर लेते हैं। पंजाब असेंबली में नाजरीन आज हद तक इज्जत बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया। अब ये बिल है क्या? हद तक इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी खबरें, गैर हकीकी खबरों तक हद तक इज्जत का केस होगा। हद तक इज्जत केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो कि 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। और इस बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदे पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम लगाना हाई कोर्ट बेंच केस सुनेगा और जल्द से जल्द इसका फैसला करेगा। नाज़रीन, इस तमाम तो इशू पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और साबिक सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं राना साहब से। राना साहब, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? इक़्तिदार में आकर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? एक तो जब आप ये कहते हैं ना कैसे देखते हैं, तो मैं तो इस बिल को देखता ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर मैंने सहाफ़त करनी है तो फिर मैं तो वही लिखूंगा जो मेरा ज़मीर कहता है। आप 30 लाख छोड़ के 60 लाख का जुर्माना कर दें मुझे, ठीक है ना। वो ना मलिक साहब, वो एक गांव में ना सैलाब आ गया तो लोग अपना सामान उठा के भाग रहे थे, तो एक मेरे जैसा वो उसने छत पे हुक्का लगाया हुआ गाने गा रहा, तो किसी ने कहा कि ओ राणिया वो सैलाब आ गया थे, सामान चुकते दौड़। उसने कहा आज ही तो गुर्बत का मजा आया ना, हमारे पास सामान है ना हमने भागना है। वाह वाह, ठीक है ना। 30 लाख छोड़ के 60 लाख का जुर्माना कर दे। मैंने सच ही बोलना है भाई, तुम 100 बिल ले आओ, तुम 200 बिल ले आओ, मैंने जो बोलना है मैंने सच बोलना है। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। जब से ताकतवर उसकी आंखों पे चर्बी चढ़ती है ना जब, और वो ये कहता है कि अब मेरा सारी चीजों पे कंट्रोल हो गया, खुसरे हमला कर देंगे, मैं बंदों को जेल फेंक दूंगा, मैं साफियों को लाइन में खड़ा करके जो है वो कर दूंगा, 30 लाख जुर्माना कर दूंगा, इनके एक एक लफ्ज के ऊपर इनका गिरेबान पकड़ लूंगा। तो फिर आप ये समझते हैं कि बस अब आपने सच का रास्ता रोक लेना है। और मुझे तो शर्म आ रही है सहाफती लीडरों के ऊपर। फवाद चौधरी की दफा तो बड़े पेट में दर्द हो रहे थे उनके, फवाद चौधरी की दफा तो बड़े कैंप लगा रहे थे, फवाद चौधरी जब बिल लेके आ रहा था तो बड़ा सड़कों पे निकल रहे थे। हुन की आया था अब क्यों भीगी बिल्ली बन गए हो? क्या चीज है, कौन सी चीज है जो तुम्हें बोलने नहीं दे रही? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि तुम अपने कैंप छोड़ छोड़ के जो है वो इस बात पे खुश हो कि टीवी पे हम आ जाएंगे? आज कहाँ हो? तो हक अदा करो सहाफत के लीडर होने का, आओ मैदान में करो भूख हड़तालें, फिर मानूंगा मैं तुम्हें कि हाँ तुम वाकई सहाफती लीडर हो। नहीं तो तुम सब जो है ना कागजी शेर हो, ड्रामे हो। आज सहाफत पे बुरा वक्त आया है। ये कोई पहली दफा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की का सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हम सहाफियों का गला घोटें। और मुझे दुख इस बात का है मलिक साहब कि वो सीनियर सहाफी जो बहुत सीनियर हैं और मुस्लिम लीग नून के हमदर्द भी हैं और उनके कहे सुने में भी हैं, वो भी खामोश रहे। उन्होंने भी उन्हें मत नहीं दी। तुम्हारे लिए बड़ी बुरी खबर है ये, तो तुम तकरीर जो फरमा रहे हो अपने पास रखो, तुम एडिटर भी हो, तुम भूल गए हो। मैं बिल पढ़ा था, उसमें एडिटर जिम्मेदार है। जो 32 सफ़े का अखबार होता है ना, उसमें एक लफ्ज भी
तक ये सब निकला ही, आप तो पे तुम मेरा ज्यादा- 5-6 करोड़ किसी से उधार लेके ना 5 रुपए अपने पास रख ले। आप अपनी मुझे रजिस्ट्री दें, आप भी दें, बस। क्योंकि हमने सच बोलने की कीमत अदा करनी है, बिल्कुल। ठीक है ना। राणा साहब, आजम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आजम साहब, 2016 में जो है पीका कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पास किया था, उसके बाद बाकी सारी जमातें एक तरफ हो गई। 2022 में पीटीआई ने जो है उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करी, तब सारी जमातें एक तरफ हो गई। आपको याद है मरीम नवाज साहिबा जब इक़्तिदार में नहीं थी तो कहती थी कि हम तो सहाफ़ियों के साथ बैठेंगे और धरनों में बैठे भी, और कहा कि हम जब आएंगे तो आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन नहीं होगी, याद है आपको। और अब जब उन्होंने मीटिंग भी करी तो इतनी उजलत में ये बिल पास किया, इक़्तिदार में आकर ये पॉलिटिशियंस क्यों तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं? शुक्रिया बिस्मा। ये इनके असल चेहरे यही हैं जो अब नज़र आ रहे हैं। जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त इन्हें बड़ी आज़ादी सहाफ़त का बड़ा ख्याल होता है, बड़ा तड़प रहे होते हैं आज़ादी सहाफ़त के लिए। जब हुकूमतों में आते हैं तो वो इनके असल चेहरे जो हैं नकाब उतरते हैं उस वक्त। आप देखें कि ये पाकिस्तान में पहले भी बड़े बिल पास हुए हैं सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी के लिए, अखबारात और टीवियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए बड़े बिल ऑलरेडी मौजूद हैं, बड़े कवानीन मौजूद हैं। डेफमेशन का ऑलरेडी कानून हम भुगतते हैं, पीका ऑर्डिनेंस हम भुगतते हैं। लेकिन ये वाला जो बिल पास हो रहा है पंजाब हुकूमत ने जो किया है, ये मैं समझता हूँ कि आज तक का बदतरीन जो पाबंदियाँ हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं। आप देखें आज हम जो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं राणा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, ये सारी काबिल तज़ीर जुर्म है इस बिल की रोशनी में। मैं पहले दिन ही पढ़े जाऊंगा जी, आज के प्रोग्राम में 60 लाख रुपए गए। ये राणा साहब आप कह रहे हैं ना कि सारे पैसे जमा करें, हम सारे लोग पैसे जमा भी कर लें तो हम जुर्माने नहीं अदा कर सकते। अब मैं जुर्मानों का बताता हूँ आपको जी। इसमें जुर्माना इब्तदा होगी 30 लाख रुपए से, 30 लाख से आगाज होगा और 10 गुना ज़्यादा तक जुर्माना हो सकता है। और उसके बाद अगर आप कुछ छोटी मोटी गलती कर जाते हैं कोर्ट के अंदर तो आपको 50,000 रुपये फौरी तौर पर जुर्माना होगा। उसके बाद अगर वो अदायगी नहीं की जाती तो 10,000 रुपया रोजाना के हिसाब से फिर आपका जुर्माना मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 10,000। अच्छा मियां साहब, वैसे आप समझते हैं कि ये एक जमहूरी हुकूमत का बहुत शानदार कारनामा है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होगी कि मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में इस तरह का कोई कानून, काला कानून किसी दुनिया में नहीं है कि सहाफ़ियों को इस तरह आप शिकंजे में, क्योंकि सहाफ़ी आपके सारे सहाफ़ी नहीं, मैं कर रहा, कुछ सहाफ़ी जो हैं वो सच बोलते हैं, हर हाल में कीमत देते हैं, तो अब आप उनका रास्ता बंद हो गया हमेशा के लिए। अच्छा राणा साहब, पहली बात तो ये है कि क्या आप समझते हैं ये जमहूरी हुकूमत है? इसने जो इक़दाम किए हैं जमहूरियत के लबादे में, मेरा ख्याल है आमरियत से बदतरीन ये इनके इक़दाम हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस सारे बिल का जो प्रोसेस है, पहली बात तो यह है कि सहाफ़ियों को, सहाफ़ती तंजीमों को उस तरह एतमाद में नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट ने। ऐसे ही है। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ये दावा ज़रूर करती है कि हमने कुछ लोगों को एतमाद में लिया है। अब जिन लोगों को एतमाद में लिया है, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस बिल के अंदर अपने कंसेंट दी है तो ये उनकी मुजरमाना एक गफलत है और उनका मुजरमाना फेल है ये, जिससे पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को और इस पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मियां साहब ठहरे, मैं एक बात ये बताएं कि जो सहाफ़ती तंजीमें थीं, कुछ ने क्या कैंप शैम्प भी लगाए थे, तो वो कैंप वैम्प ख़त्म हो गए। अब होना तो ये चाहिए था कि अब तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होता, बाहर आता, कुछ नज़र आता, तो क्या ये बात मान लिया जाए कि सहाफ़ती लीडरों ने सहाफ़त को अंदर खाते बेच दिया और उन्होंने अंदर खाते अपने मुफादात के लिए ये जो सहाफ़ती आज़ादी हैं इन पर कदगन इसे कबूल कर लिया? राणा साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ आपके सवाल से, क्योंकि मुझे इसमें सहाफ़ती जो हमारी लीडरशिप है वो मुझे कंप्रोमाइज नज़र आती है। क्योंकि एक इस्लामाबाद से एक साहब आते हैं, वो आके यहाँ पे मुलाकातें करते हैं असम्बली के अंदर, और वो तमाम जर्नलिस्ट जो कवरेज कर रहे थे असम्बली में उनको कहते हैं हर चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, और उसके थोड़ी देर बाद ये बिल पास कर लिया जाता है। अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर प्रेस क्लब ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी, लेकिन पता नहीं नामालूम वजूहात की बिना पर उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं किया गया। अगर हम उसी वक्त प्रोटेस्ट पे चले जाते, अगर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते और जो काबिल एतराज़ उसमें शिक्स हैं उसके ऊपर हम बैठ के बात करते तो शायद ये बिल पास ना होता। लेकिन हमारी क़यादत ने उस तरह का किरदार अदा नहीं किया जो किए जाने की ज़रूरत थी।
अब आके अब हमारे पास दो रास्ते रह जाते हैं, या तो पूरे पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी सड़कों पे आ जाए, एहतजाज करे अपने हक के लिए, क्योंकि इस बिल को अगर आप गौर पढ़ेंगे, ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके बोलने और लिखने पर पाबंदी है, मैं ये समझता हूँ ये आपके सांस लेने पर भी इस बिल के अंदर पाबंदी है, उसका भी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास रास्ता है कानूनी, हमें अदालतों में जाना पड़ेगा, हमें हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या हमारी अदलिया रूल ऑफ लॉ को तरजीह देती है या नहीं देती। कि क्या लगता है अगर अदालतों में जाएंगे, ये तो सरीहन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आपने तो इस मुल्क को एक काला कानून में बदल दिया है, तो अदलिया है क्या इस पर रिएक्ट नहीं करेंगी? देखिए करनी पड़ेगी, बट ये आपकी आइन की स्पिरिट ही इसमें नज़र नहीं आ रही। देखिए पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसके जर्नलिज्म की पैदाइश उस ज़माने में एक बरतानिया सल्तनत थी, मतलब क्लास की उन्होंने दुनिया में लूट मारी, हर जगह जाके कब्जे कर लिए। तो उनका अपना प्राइड ये था कि हमारा सूरज गुरूब नहीं होता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस मिट्टी के जो जर्नलिस्ट थे उसने लड़ाई का आगाज़ किससे किया? सल्तनत बरतानिया से। तो हमारे तो ब्लड में शामिल है सच का साथ देना, अवाम का साथ देना। अब जब मैं पढ़ रहा था, अभी छोटी सी चीज़ पढ़ रहा था कि आइनी उन्होंने इस बिल में डिफ़ाइन किया कि आइन के जो पोजीशंस हैं उस पर आप बात नहीं कर सकते। मतलब इज्जत किन की प्यारी है वो सुनते जाएं। सदर है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस और लोअर हाई कोर्ट के जजेस हैं, वज़ीर आज़म है, कौमी असम्बली के अपना स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, वज़ीर आला है, सूबाई असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये आइन के जो वो ओहदे हैं जो उन्होंने डिफाइन किया। मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, कमाल की बात है, ये सारे ओहदे किसके पैसे से जिंदा है? अवाम के पैसे से। ये सारे बेसिकली रियासत के मुलाजिम। मलक साहब इसमें कुछ ओहदे और भी शामिल करें, और चलो अपने भी दो चार पा लिए। इसमें आप देखें ना, इसमें वजीर आजम, वजीर आला, स्पीकर्स, अपोजिशन लीडर्स वो भी शामिल है। आप उनकी भी बात नहीं कर सकते। आधा कागज भी नहीं मेरा पूरा हुआ, मैं वो ना लगे सिर्फ नाम ही हम बोल नहीं। आप देखें ना कि अगर एक हुकूमत उसके अंदर करप्शन है, उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, और सहाफत का आपका काम क्या है? आप उसी भी आवाज़ उठाते हैं ताकि हुकूमत अपनी कोताही दूर करे, गवर्नेंस ठीक करे। अब आप अगर उस पर आवाज़ उठाएंगे तो आप काबिल ताज़ीर जुर्म कर रहे होंगे और आप ट्रिब्यूनल को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ी कल्चरल शिफ्ट है, क्योंकि हम इस वक्त सारी जर्नलिस्ट बैठे हैं। मैं समझता किसी ज़माने में कई लोग जो समझदार थे वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया बनने जा रहा है, शुमाली कोरिया बनने जा रहा है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बनने जा रहा था। मैंने कहा उसका यार क्या मतलब है? उन्होंने कहा सबसे पहले आपका ना जो इजहार आज़ादी है उस पर कदगन लग जाएगी, आप बोल नहीं सकेंगे। क्योंकि हम हिस्टोरिकली जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पाकिस्तान, मैंने बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान की एक अजीम सहाफत इसलिए बनती है कि इसने एक कानूनी फाइट की है। मलिक साहब एक आप इधर आ गए, एक और बात आप नोट करें, शुमाली कोरिया बना दिया पाकिस्तान। हम जरा सी बात पे वो करने वाले, हमारे मीडिया हाउसेस भी खामोश हैं। उनके चूंकि स्टेक्स कुछ और, मामलात कुछ और हैं, उनके और मामलात कहीं और तय होते हैं, तो वो भी आपने ब्रेक लेनी है, तो वो भी इस मामले पे मैं इस पे ब्रेक के बाद चाह रहा था बात करें। ठीक है राना आपने साहब, ब्रेक लिया। मीडिया हाउसेस का क्या रोल होना चाहिए, से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और सहाफ़त को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। इस पर मलिक साहब, मीडिया हाउसेस का क्या रोल होना चाहिए सबके बाद? देखिए किसी का भी रोल है, जर्नलिज्म की बात करते हैं, सहाफ़त है कि बेसिकली से वॉइस ऑफ ए कॉमन मैन, वीकर है, कमज़ोर की आवाज़ है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक मॉडर्न रियासत में कॉन्सेप्ट ये है कि हुकूमत जो है उसके पास ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो पावर है, इंतज़ामी खुद एक पावर है, और इसी तरह पार्लियामान भी पावर है, इसी तरह अदलिया भी पावर है। वीकर कौन है? वो है कॉमन मैन। तो ये आपने सहाफ़ी कोई चीज़ नहीं है। सहाफ़ी जो है वो एक आम आदमी की आवाज़ है जो उसके मसाइल हैं। इसका मतलब है आपने बेसिकली हमें इस तौहीन के नाम पे, दबाव के नाम पे, ये सारा देखिए आपने किस, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई ये है, सहाफ़त की मैं बात करूँ, कि आपको रियासत ने एक रियासती इदारा बनाया, आपकी ज़रूरियत ज़िंदगी हम पूरी कर रहे हैं। हमसे मुराद है जो टैक्स पेयर है।
अब वी आर दी वॉइस ऑफ द टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर जो है जिसके 4 बच्चे हैं, वो काम भी कर रहा है, अपने साथ बिजली का बिल भी दे रहा है, वो एहतजाज नहीं कर सकता। वो आके ये नहीं कह सकता फीसें बढ़ गई हैं, भाई मेरी आमदनी 40,000 है और मैं फीसें अगर जमा करूँ तो 40,000 तो उसी पे ख़त्म हो रहा है। ये मेरा काम है, ये सहाफ़ी का प्रोफेशन ये है कि आप कमज़ोर की आवाज़ है। तो जितना आप सहाफ़ी को दबाव में ला रहे हैं, उतना आप पाकिस्तान को जमहूरियत से दूर लेके जा रहे हैं, उतनी आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं, उतना आप ज़हनी तौर पे पसमानगी की तरफ जा रहे हैं। ये इसका फैक्ट है। बिल्कुल। आज़म साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में ये भौंडा और स्याह-तरीन कानून जो लाया गया है फ्यूचर सहाफ़त को कितना नुकसान पहुँचाएगा, एक, और दूसरा ये कि अब सहाफ़ियों को क्या रोल होना चाहिए, उनको एक पेज पर होना चाहिए? अब तो देखें, पिछले कोई 2 साल से हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो उसको आप अगर जर्नलिज्म की तारीफ़ पढ़ें तो वो हम उस पर पूरा ही नहीं उतरते। ये नौकरियां कह लें, ये सहाफ़त नहीं है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चंद लोग जो बोलते थे, अब उनकी भी ज़बानबंदी करने के लिए ये बिल लाया गया। अच्छा, ये मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, ये बिल जो है सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों के ऊपर और मीडिया हाउसेस के ऊपर लागू नहीं होगा, ये पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर लागू होगा। ऐसा ही है। उसकी वजह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जाते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया बिल के अंदर कि व्हाट्सएप है, एक्स है, फेसबुक है, टिकटॉक है, तमाम एप्लीकेशंस का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि किसी भी जगह पे कोई ऐसा जुमला जो किसी के लिए काबिल एतराज़ हो तो वो चला जाएगा जी कि मेरी हद तक हुई है इस पे। ऐसे ही है। अब एक बंदा ऑफिस सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ ऑफिसर करप्शन करता है, आप एक खबर छापते हैं सबूत के साथ कि इसने ये करप्शन की है, वो कहता है ठीक है, करप्शन तो ठीक है, लेकिन इस खबर से मेरी हद तक हो गई है, लिहाजा वो ट्रिब्यूनल में चला जाता है। आपके पास क्या जवाब है उसका? आप तो खबर देने से कासर हैं, फिर तो खबर नहीं दे सकेंगे। लेकिन इसके ऊपर मीडिया हाउसेस के जो मालकान है उनका भी उतना ही नुकसान है जो एक आम सहाफ़ी का है, क्योंकि इस बिल के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो प्लेटफार्म के जो मालकान हैं या उस प्लेटफार्म के जो मैनेजर्स हैं, जिसको एडिटर कह लें या डायरेक्टर न्यूज़ कह लें या कुछ और उसका नाम रख लें, वो तमाम इसके जिम्मेदार होंगे और तमाम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा अगर कोई ये समझ रहा है कि वो महफूज है तो वो अपनी ये गलतफहमी दूर कर दे। ये हर पाकिस्तानी का इशू है और हर किसी को इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था उस वक्त हमारे अखबारात सेंसर किए जाते थे, लेकिन मुशर्रफ के दौर के अंदर हमने वो सेंसरशिप नहीं देखी। लेकिन ये जो बिल है इसके अंदर तो इतनी सेंसरशिप है कि आप सिर्फ प्रेस रिलीज छाप सकेंगे, आप सिर्फ सरकारी हैंड आउट जो है वो जर्नलिज्म का उसको कहलाएंगे। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे जाएंगे, अगर आप हुकूमतों की करप्शन को एक्सपोज करेंगे तो आपको इस बिल का सामना करना पड़ेगा। अपनी जायदादें, अपने घर बार बेच के आप वो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक। राना साहब, आपको क्या लगता है कि आप आगे क्या होना चाहिए, बेटरमेंट कैसे आ सकती है? साथ ही साथ अगर इस तरह से तो ये जो हमें लिख कर दें हम वो छाप दें, जो ये कहें हम वो बोल दें, ये जमहूरियत है, आमरीत है, क्या है ये सहाफ़त है? ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम बिल लाने के बावजूद भी अब सच्चाई का रास्ता रोक सकते हैं, ये इनकी भूल है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कहते हैं कि सहाफ़त चौथा पिलर है रियासत का, अगर आप एक पिलर को तोड़ देंगे तो रियासत डिसबैलेंस हो जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, और इसके जिम्मेदार आप होंगे। तीसरी बात ये कि आज आपका है, कल नहीं है, कल आपको भी इसी कटहरे में आना पड़ेगा, कल आपको भी इन्हीं ताजीरों से गुजरना पड़ेगा, कल आपको भी इसी बिल के जरिए पकड़ के अदालतों में घसीटा जाएगा। आज तो आप कर रहे हैं, करे जाएं, ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि आप एक रोबोटिक किस्म की आप हुकूमत है, आप चलाए जाएं, ठीक है, लेकिन कल को आपको इसका जवाब देना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप आज करके आप उसके बाद आप कहीं गायब हो जाएंगे, आपको कल ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बस फैज साहब का एक ऐसे ही मुझे चलते चलते वो याद आ गया कथा के मताए लोहो कलम छिन गई है तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हरी हल्का जंजीर में जुबान मैंने। सच नहीं रुक सकता, कुछ कर लें आप, सूरज की रोशनी नहीं रोक सकते, हवा को चलती को नहीं रोक सकते, सबा को नहीं रोक सकते, नवा को नहीं रोक सकते, रिदा को नहीं रोक सकते, किसी के मुंह जबान में आई हुए सच को नहीं रोक सकते। लगाए ताजीरें, ये तो बड़े बड़े डिक्टेटर आए, आके चले गए, तलवारें लेके खड़े होते थे, सच बोलने वालों की जंजीरें काट देते थे, जहर प्याले पिला देते थे, खाले खिंचवा देते थे, लेकिन सच नहीं रुकता। सच अपना रास्ता खुद बनाता है और जितना मर्जी
ताकत का अंधेरा हो ना, एक सच सही सारे अंधेरों को खत्म लेकिन कर राणा देता है। साहब ये पछताएंगे, आज जो बिल बिल्कुल आप पास किया ठीक कह रहे इन्होंने, ये पछताएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि पंजाबी आपको में इन्हें फेस कहते करना पड़ेगा इस पंजाबी में कहते हैं कि एक टाइम आना है कि गोडिया च अपना मुंह दे के रोनगे उस हाँ, हो वेले जी। कि सही हमने बात कौन सा जुर्म किया था। गिट्टे गोडियों जान नाजरीन, आज़ादी सहाफ़त पर कदम से आप सच का गला नहीं घोट सकते। सच तो बरहक है, फिर भी सबके सामने आएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।